कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था परसेंटेज कंपोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेट परसेंट। और हमने देखा था मिनिमम मोलर मास का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी कल। आज हम एक नया कंसेप्ट देखेंगे, जो हमने कल पढ़ा था ना, उसका थोड़ा सा ऑपोजिट होगा वो। ठीक है, उसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। लिखो टर्न हेडिंग, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं समझाऊं इससे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। चलो बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के एक मोल में कितने सारे एटम्स हैं, कितने सारे एलिमेंट्स के कितने सारे एटम्स हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला, है ना। कि एक मोल, ये कितना ग्लूकोज का कितना मोल है? 1 मोल है। उस 1 मोल में कितने कितने एलिमेंट्स हैं और कितने कितने उनके नंबर हैं, ये बताता है हमें फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप मुझे इसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका लीस्ट रेशियो के फॉर्म में फॉर्मूला बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? लीस्ट रेशियो के फॉर्म में। अभी ही रेशियो क्या है? 6:12:6। ठीक है, CH2O ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम MF से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम EF से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब। ठीक है, अगर मैं बोलूं H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर वाटर? दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछूं, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है गरिमा, आई एम नॉट आस्किंग द मास, आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट। ठीक है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट रेशियो भी क्या है? 2:1 है। लीस्ट रेशियो क्या होगा? हमेशा एक इंटीजर होगा, मतलब 1 या 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, लीस्ट रेशियो। तो फिर ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया सबको? समझने वाली बात हो गई है, अब लिखने वाली बात करते हैं। चलो सबसे पहले फॉर्मूला का डिफिनेशन लिखते हैं हम, कि फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज का फॉर्मूला क्या है। सो बेसिकली किसी भी चीज का फॉर्मूला क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं H2O लिख रही हूँ, पहले समझो। ठीक है, H2O लिख रही हूँ तो ये सब क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल। ये एक किसी भी चीज का फॉर्मूला वो कितने मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा? एक सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलूं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलोगे CaCO3, ना कि 2CaCO3। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, और अगर मोल के टर्म्स में मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये 1 मोल है। ठीक है, और अगर ये 2CaCO3 है तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? ये 2 मॉलिक्यूल है या फिर 2 मोल है। आगे मेरी बात समझ में? तो किसी भी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल। तो लिखो फॉर्मूला का डेफिनेशन। फॉर्मूला इज अ ग्रुप ऑफ symbol of elements
which represents a molecule of a compound. आगे बात समझ में सबको? ये मतलब हमें बेसिकली क्या बता रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ, इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपाउंड, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि आपका एग्जांपल लिख लो, H2O हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एटसेट्रा। अब आते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के डेफिनेशन पे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, जैसा मैंने आपको बताया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट रेशियो होता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के डेफिनेशन को हम लिखेंगे, इट इज द फॉर्मूला विच डिनोट्स, ठीक है, ये हमें क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द सिंपलेस्ट रेशियो, the simplest ratio को अंडरलाइन करेंगे, the simplest ratio of all the elements present in a compound, ठीक है? आगे बात समझ में? अब ये से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है हमें? इट डिनोट्स द एग्जैक्ट रेशियो, ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताया? इट डिनोट्स द एग्जैक्ट रेशियो। लिखो, इट डिनोट्स द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है? आगे बात समझ में? तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं, ग्लूकोज की बात करूं, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6 तो हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच इज रिप्रेजेंटिंग द एग्जैक्ट फॉर्मूला। दिख नहीं रहा? चलो यहां पे लिख लो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एग्जैक्ट फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर हम बात करें इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की, तो CH2O हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है? अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में सेम रहेगा, मतलब H2O ही एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा और H2O ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, ठीक है? अब देखो, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन क्या है, ठीक है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर देखो ये वाला एग्जांपल जो है, एम्पिरिकल फॉर्मूला C6H12O6 is the molecular formula and CH2O is the empirical formula. अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा? और वो नंबर क्या है? दैट नंबर इज व्हाट? वो एक नंबर इंटीजर है। और इस केस में अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में वो नंबर क्या है? 6 है। वेरी गुड, ठीक है? तो यहां पे मैं बोल सकती हूँ, लिखो, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन MF and EF. So relation between MF and EF. तो MF कैसे बन सकता है? हम EF को अगर किसी n इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें जो कि उसमें कॉमन आ रहा था, तब हमारा क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और n की वैल्यू अगर हमें पता करनी हो तो n की वैल्यू कैसे पता लगेगी? जो भी इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका वैल्यू ऑफ n आ जाएगा, ठीक है? सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
चलो क्वेश्चन लिखो। एसिटाइलिन पता है सबको क्या होता है? एसिटाइलिन, चलो अच्छी बात है, नहीं पता है तो, क्योंकि हम यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। बेंजीन पता होगा सबको, ठीक है। अगर जिसको पता है वो दोनों, सब लोग क्या करो, इसका फॉर्मूला भूल जाओ। हम अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, इससे हम एसिटाइलिन और बेंजीन का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, क्वेश्चन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन एंड बेंजीन। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, उसका क्या? CH, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है। एंड इफ molecular formula mass of benzene and acetylene are 78 and इसका कितना हो जाएगा? बेंजीन एंड, ठीक है, 78 and 26 respectively, then deduce the formula of the compound, ठीक है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बोथ, deduce molecular formula for both। अब ये जितना भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, इससे हमें एसिटाइलिन और बेंजीन का फॉर्मूला पता करना है। निखिल जिंदल सॉल्व करके आए या फिर जनरल नॉलेज से? नहीं, जीके मत लगाओ। अभी जो हमने पढ़ा है पहले उसको सॉल्व करो, उसको अप्लाई करो ना। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन इसीलिए दिया है मैंने। अरे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है बच्चों, फॉर्मूला पूछा है मैंने, एन नहीं पूछा है, मैंने सिंपली फॉर्मूला पूछा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। देखो हमें पता है एसिटाइलिन और बेंजीन दोनों का क्या है हमारे पास? CH, ठीक है। यहां से हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, EFN कितना आएगा? 12 + 1 दैट इज 13, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। हमें पता है कि N क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। और इसका है 78 और इसका है 26। मतलब अगर बेंजीन की बात करें तो 78/13 दैट इज 6। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH6 मतलब C6H6, ठीक है। और उसका क्या हो जाएगा? 26/13 मतलब 2 मतलब C2H2, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कुछ बच्चों ने ऐसे तो नहीं लिख दिया 6CH या फिर 2CH, ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला तो नहीं है। ये हमें 6 और 2 क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स बताता है या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। लेकिन यहाँ पे जो अगर नीचे सब्सक्रिप्ट में अगर कोई नंबर लिखा है, ये हमें क्या बताता है कि उस फॉर्मूला में उस पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने एटम्स हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये हमें नंबर ऑफ मोल्स बताता है और ये सब्सक्रिप्ट में लिखा रहता है वो हमें बताता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। इजी क्वेश्चन था ना, सबसे हो गया था, ठीक है। और जो नए बच्चे आए हैं जिनका नोट्स अभी कंप्लीट नहीं है, उनको मैं यही बोलूंगी कि आपके पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, उन सारे लेक्चर्स को आप देखो और अपने नोट्स खुद से बनाओ। मैं आपको नोट्स अवेलेबल तो करा दूंगी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर खुद से बनाओगे, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओगे, तो आपको याद भी जल्दी होगा। और आपका संडे को तो टेस्ट है ही, तो इट्स बेटर यू गो विद द लेक्चर्स एंड मेक योर नोट्स। चलो लिखो फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ N एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। ए लिखो, यहाँ पे आप N फैक्टर लिखना, इसका यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना।
एम्पिरिकल फॉर्मूला मास देखो हमने क्या, CH हमें गिवन था कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, C का मास और H का मास, ठीक है। यहाँ पे नहीं सॉल्व करना, अपने नोटबुक में सॉल्व करो, ताकि आपको अगर रिवीजन करना हो तो आसानी हो। इजी क्वेश्चन है बहुत, आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना है ताकि आपको एन और एम्पिरिकल फॉर्मूला पता हो, ठीक है। यहां से जो आपका फॉर्मूला आएगा वो आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मास आएगा, मतलब लीस्ट रेशियो से जो मास आएगा वो आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देखो यहाँ पे आपका एन फैक्टर है 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला है HO, यहाँ पे एन फैक्टर है आपका 2 और है BrH3, यहाँ पे एन फैक्टर है 6, एन फैक्टर नहीं एन फैक्टर से कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या हो जाएगा CH2O, यहाँ पे एन है 1 और फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे है 1 फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे 2 NO2, यहाँ पे 2 CH3, यहाँ पे क्या होगा बताओ, 2 और ये हो जाएगा COH2 या CH2O, CH2O, यहाँ पे आपका 1 होगा, C12H22O11 ही रहेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2C2H5, ठीक है, समझ में आ गया। एन क्या होगा, वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो गया, ठीक है। यहां से जो आपका फॉर्मूला आएगा वो आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, किसी भी चीज के लीस्ट रेशियो से जो मास आएगा वो आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी कंपाउंड का, देखो जब लैबोरेटरी में क्या होता है, एन फैक्टर नहीं, एन मैं बोल रही हूँ, एन एक, ये क्या है, C2 है, H क्या है 4 है और O क्या है 2 है, अगर मैं दोनों का देखूं तो ये क्या हो जाएगा CH2O, है ना, अगर दो कॉमन ले लूं तो। एन फैक्टर मत बोलना, एन फैक्टर दूसरी चीज होती है जो आप पढ़ोगे मोल 2 में, बस एन बोलना है इसको, ठीक है। अब देखो जब हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, नई नई लेबोरेटरीज में बनते हैं, तो हमें उनका फॉर्मूला पता नहीं होता है, हमें सिर्फ उनकी परसेंटेज पता होती है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में किस चीज का, कार्बन का कितना परसेंटेज है या हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, वी डोंट नो द फॉर्मूला, सो देयर इज अ मेथड टू डिड्यूस द फॉर्मूला, ठीक है, बाय द परसेंटेज। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जो परसेंट कैलकुलेशन था, जब मैं परसेंट कंपोजिशन दे रही थी तो आपको फॉर्मूला पता था, आप सिंपली क्या कर रहे थे, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में कितना उसका परसेंटेज है, उस एलिमेंट का कितना मास है अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो आपका क्या आ जा रहा था परसेंटेज। लेकिन जब यही काम लेबोरेटरी में होता है तो आपको क्या होता है पता, सिर्फ परसेंटेज पता होती है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता होता है, फॉर्मूला आपको बनाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालोगे, जस्ट ऑपोजिट करते हैं हम, जैसे करते हैं हम परसेंट कैलकुलेशन, तो लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, हेडिंग डाल लो, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द परसेंटेज of the with the help of the percentage of elements in the given compound, तो लिखो empirical formula can be calculated empirical formula of any compound, चलो लिख लो,
can be calculated with the help of given percentage of elements in that compound. ठीक है, उसका परसेंटेज हमें पता रहेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करोगे। ठीक है, मेरे को बताने में थोड़ा हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन क्वेश्चन करोगे ना तो इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज मान लो 40% है और हाइड्रोजन का परसेंटेज 60% है, तो आपको उसका फॉर्मूला निकालना है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले एक टेबल बनाओगे जिसमें सबसे पहले एलिमेंट्स लिखोगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद उनका परसेंटेज लिखोगे कि क्या उसमें परसेंटेज है। अब जब हमें परसेंटेज पता लग जाएगी ना, परसेंटेज के बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसमें। और नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे, जितना भी परसेंटेज होगा उसको डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे, जो भी परसेंटेज गिवन होगा उस एलिमेंट का जितना भी एटॉमिक मास होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, यहां से हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स। अब हमारे नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब हमें क्या निकालना होता है, रिलेटिव रेशियो निकालना होता है इनका, कि ये एक दूसरे के रिलेटिव क्या इनका रेशियो होगा। इन दोनों का हमें रेशियो चाहिए होगा किसी भी फॉर्मूले के को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसीलिए हम रिलेटिव रेशियो निकालते हैं। और रिलेटिव रेशियो कैसे निकालते हैं, जितना भी इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू होगी ना उसी से डिवाइड कर देंगे। जो भी नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स को हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों में से। अगर 2 है तो 2 या 3 है तो 3। ठीक है, अभी लिख लो, उसके बाद मैं एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन से समझाऊंगी। अभी आपने टेबल फॉर्म में क्या क्या लिखना है उसमें ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स को हम डिवाइड कर देंगे लीस्ट रेशियो से। ठीक है, और फिर हम उसको लिख देंगे, उसको फाइनल हम लेकर आ जाएंगे उसके इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म में लेते आएंगे और आपका आ जाएगा वो फॉर्मूला। अब ये आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे। अभी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल बना लिया सबने। हाँ इजी है बहुत, सिर्फ आपको इतना ये हिंट एंड लालटेन करना है, इसलिए आप लोग को टफ लग रहा है। अभी क्वेश्चन दूंगी ना, अभी फटाफट कर लोगे। ठीक है, तो लिखो हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, क्वेश्चन लिखो। ये मैं आपको बता रही हूँ इसलिए ताकि अगर आपके स्कूल टाइप में क्वेश्चन आ जाए ना ये, तो आपको पता हो। ठीक है, आपने सिर्फ कंपटीशन तो करना नहीं है, स्कूल भी करना है, तो अगर स्कूल में आ जाएगा तो ये आपको करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, अदरवाइज आप अपने उसमें रफ कॉपी में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक हो, लिखो हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन। ठीक है, 80% कार्बन and 20% हाइड्रोजन। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है। इफ molecular formula mass of the compound, if molecular formula mass of the hydrocarbon is 30, ठीक है, molecular formula mass भी हमें given है, then calculate its empirical formula and molecular formula। चलो, अब ये जितना भी है यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, क्या क्या लिखना है आपको। अब यहाँ से सॉल्व करके देखो। यहाँ पे आप लिखोगे कार्बन, यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन,
नाउ कैरी ऑन। महक, वेरी गुड, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बताओ। ठीक है, गुड। आदित्य, सही जवाब। बस 2 बच्चों ने दिया आंसर, फटाफट करो। पर आई लेट यू नो द कॉन्सेप्ट। यू डिड यू गेट द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या पूछा है, समझ में आ गया? नेहा, सही, ठीक है। अब मैं सॉल्व कराऊंगी ना, तब देखते हैं। अब देखो, मैंने बोला कि एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। उस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता है, हमें क्या निकालना है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, इससे पहले जब आप परसेंट कॉम्पोजिशन से निकालते थे, क्या परसेंट कॉम्पोजिशन निकालते थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है विद द हेल्प ऑफ द परसेंट कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन दैट इज ऑलरेडी गिवन। तो आपको पता है कार्बन का कितना परसेंट है, 80%, और हाइड्रोजन का परसेंटेज है 20%। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी परसेंट नहीं है, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, कार्बन का निकाल रहे हैं तो उसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 80/12, है ना। 80/12 कितना होगा, इसको अगर 4 में करें तो 20, मतलब कितना हो गया आपका 20/3, ठीक है। और अगर इसका देखें तो ये हो जाएगा 20 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा 1, मतलब 20। अब इन दोनों में कौन है ज्यादा, लीस्ट रेशियो निकालना है। अब हमें रिलेटिव निकालना है। रिलेटिव के लिए क्या करेंगे हम, जो भी इन दोनों में से लीस्ट रेशियो हो उसको उसके रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो लीस्ट ये है, दिस इज द लीस्ट रेशियो। तो हम क्या करेंगे 20/3/20/3 मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना 20/3/20/3 इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 20/20/3 मतलब 20, ये हो जाएगा 3। मतलब यहां से क्या आ गया आपका, कार्बन कितना आया 1 और हाइड्रोजन कितना आया 3। ये आ गया आपका क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बताओ कितना आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आएगा आपका कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 मतलब 15। और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, मतलब n आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मतलब 30/15 दैट इज 2। मतलब अगर इसको हम 2 कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। आ गया समझ में? पर बाकी बच्चों को समझ में आ गया? देखो, हमें कुछ सेट वो करना है, ये जो मैंने चीजें लिख दी हैं ये हम क्या करेंगे, यही फॉलो करेंगे अगर हमें क्या निकालना हो, किसी भी चीज का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो, ठीक है। मतलब हम सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हम उसका परसेंटेज लिखेंगे, कितना परसेंटेज है, फिर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, जितना भी परसेंटेज गिवन होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास से, ठीक है, उस एटम के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गए यहाँ पे। अब इन दोनों वैल्यूज में जो भी छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव रेशियो निकालना है। तो जो भी लीस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला याद करो क्या बोला था मैंने, कि इट इज द लीस्ट रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 20/3 विच इज द लीस्ट रेशियो अमंग दीज टू, इसलिए हम 20/3 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 और 3। यहाँ से हमारा आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें पता है, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा। फॉर्मूला मास से हमारा आ जाएगा n आ जाएगा 30 बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, n आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूले से वो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। आगे बात समझ में? सो दीज आर द सेट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है। सिंपली परसेंटेज से आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स से रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो से फिर आपने फॉर्मूला निकालना है।
ठीक है। हो सकता है यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू आए, तो इंटीजर वैल्यू आने के लिए आप क्या करोगे, या डेसिमल वैल्यू आए, डेसिमल वैल्यू आएगी तो आपको उसको फिर से डिवाइड कर दोगे उस पर्टिकुलर डेसिमल से, ताकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आ जाए। ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, अ कंपाउंड ऑफ CHNO। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं कंपाउंड में, पहले क्या था, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था। सो अ कंपाउंड ऑफ CHNO contains 52.2% of carbon and 13% of hydrogen. ठीक है। कैलकुलेट, डिटरमाइन द EF। हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। चलो, सारी चीजें गिवन है आपको, यहां से निकालो। थोड़ी कैलकुलेशन आपको टफ लग सकती है, बट विद प्रैक्टिस वो भी आपको सही हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स है, फिर हम उनका परसेंटेज लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, फिर हम देखेंगे रिलेटिव रेशियो क्या है, रिलेटिव रेशियो में भी अगर बात नहीं बनेगी तो उनमें से भी फिर से अगेन जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगा, फिर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देंगे। यहाँ पे भी अगर डेसिमल में आया तब निकालेंगे, डेसिमल में नहीं आ रहा है तब। C2H6O, वेरी गुड निखिल। यहाँ पे फिर से हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो भी दो तीनों में से जो भी सिंपलेस्ट है उसे डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन तो आ ही जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो, जबकि एक या दो बार में आ ही जाता है सिंपलेस्ट रेशियो, इतना कोई वो नहीं होता। हो गया, मैं करना स्टार्ट करूं? चलो, सो वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन है हमारे पास 52.2%, हाइड्रोजन है हमारे पास 13%, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? हाँ, डेसिमल को राउंड ऑफ नहीं करना, डेसिमल जो आएगा उसको हम फिर से क्या करेंगे, दोबारा डेसिमल को यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करना। ये आ गया आपका 34.8। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सिंपली उसको क्या करेंगे, हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको हम कर देंगे 12 से, इसको हम कर देंगे 1 से, और इसको हम कर देंगे 16 से। तो इसको करने पे कितना आ रहा है, चलो बताओ। ये अराउंड आना चाहिए, देखो अगर 12 5 60 होता है, मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, 4 पॉइंट कितना आ रहा है, 4.35, ये तो 13 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये हो जाएगा 2। देखो डबल करोगे ना तो डबल से 2.17, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.17 ही आएगा। ठीक है, अब इनमें से सबसे लीस्ट रेशियो कौन सा है, लीस्ट वाला वैल्यू ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 4.35 डिवाइडेड बाय 2.17, ये कितना आएगा, चलो बताओ। ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, इसका ट्वाइस है, डबल है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 2.17 कितना आ जाएगा, 13 को आप करोगे तो ये ऑलमोस्ट 6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। सिंपलेस्ट रेशियो भी यही है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो गया आपका C2H6। ये क्या है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, और यही आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन होता तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते थे। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे, जिसको नहीं समझ में आया था पहले एग्जाम्पल में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सो वी हैव, आपके पास कोई साइट बुक है क्या प्रदीप वगैरह, उसके ना एग्जाम्पल्स देख के और एग्जाम्पल सॉल्व करो। ठीक है, जिनके पास नहीं है मैं ट्राई करूंगी कि मैं फोटो खींच के आपको दे दूं उसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, फिर आप सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, एग्जाम्पल करोगे तो आपको कहीं भी डाउट आएगा, प्रदीप या दिनेश जो भी आप देखते हो, ABC मॉडर्न कोई सी भी।
हाँ, उसमें अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल करो, ठीक है, एग्जाम्पल देख के और उसके बाद करो ताकि प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए आपकी, ठीक है। उसके बाद में इसका डीपीपी भी दूंगी। चलो क्वेश्चन लिखो। हमारे पास एक कंपाउंड है विच कंटेन्स क्रोमियम, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। क्रोमियम है, पोटेशियम है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। और क्रोमियम का परसेंटेज है 26.6, एक सेकेंड, ठीक है। हमारे पास पोटेशियम का परसेंटेज है 26.6% और ऑक्सीजन का परसेंटेज है हमारे पास 38%, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें EF एंड MF कैलकुलेट करना है, जबकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता है इसका कितना, 294। क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम का मैंने मास आपको लिखवाया था, कितना होता है, वेरी गुड, 52। चलो कैलकुलेट करो। थोड़ा कैलकुलेशन का जो फियर है ना आपका, कैलकुलेशन का फियर भी इससे हट जाएगा, क्योंकि अभी आगे तो बहुत सारी कैलकुलेशन आने वाली है, ठीक है। सो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम कैलकुलेशन वेदर यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। आपको फिजिक्स में भी उतनी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जितनी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो करते हैं। हमारे पास क्या है, क्रोमियम है, पोटेशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका है हमारे पास 26.6%, इसका है 38%। तो क्रोमियम का परसेंटेज कितना हो जाएगा, चलो बताओ, 11.4। आर यू श्योर? 26.6 एंड 38 परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका परसेंट 35.4 होगा ना बेटा, 35.4%। अब नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो 35.4 अपॉन इसका एटॉमिक मास दैट इज 52, इसका कितना हो जाएगा 26.6 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास दैट इज कितना, पोटेशियम का कितना होता है 31 और 38 डिवाइडेड बाय 40, 40 तो कैल्शियम का होता है ना, 31 होता है, सॉरी 39, 39 फास्फोरस में। अब इसका हमारा क्या रेशियो आएगा, चलो बताओ, इसका आएगा 0.68, इसका रेशियो कितना आएगा, ये भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा 0.68। और ये कितना आएगा, ये आएगा 1 से ज्यादा, मतलब 2.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लीस्ट रेशियो ये है या ये है, सब कुछ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे आएगा ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5, मतलब 7/2, ये आ जाएगा 3.5, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 7/2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2, 2 एंड 7, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला K2Cr2O7। नाम सुना है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम होता है इसका, ठीक है। और इसका अगर आप मास कैलकुलेट करोगे तो मास क्या आएगा, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स नेम इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड इसका अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और ये आप देखोगे तो इतना ही आएगा, इट विल बी 294 होंगी, मतलब यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होगा और यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करोगे। ये हो गया क्लियर सबको, कैलकुलेशन टफ लग रहा है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका कैलकुलेशन उतना ही अच्छा हो जाएगा, आपको अप्रोक्सीमेशन उतना ही अच्छा आने लगेगा, ठीक है। बाकी जो है कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस तो आप साथ में करते ही रहोगे। दूसरा क्वेश्चन दूं? नहीं नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बेटा,
ये इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन है, ये तो सिर्फ पॉइंट्स में है इसलिए तुम लोगों को लग रहा है, आगे जाके तो बहुत कैलकुलेशन आने वाला है आपका। मैथ्स कैसे करोगे? अ कंपाउंड ऑफ, देखो अ कंपाउंड ऑफ सी एच एंड एन, ठीक है, तीन चीजों से बना हुआ है, कंटेन्स अ वेट रेशियो, ठीक है, इसका वेट का रेशियो गिवन है हमारे पास। अभी तक हमें क्या गिवन था? अभी तक हमें सिंपली परसेंटेज गिवन था। नाउ वी नो द वेट रेशियो इज 9:1:3.5. दिस इज द वेट रेशियो, 9:1:3.5. if molecular formula mass, if MFM is given to be 108, ठीक है, ये हमें गिवन है, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना। जरूरी नहीं आपको परसेंटेज में ही गिवन हो, परसेंटेज अगर नहीं भी गिवन है तो आपको क्या गिवन है? रेशियो गिवन है, तो रेशियो हो या परसेंटेज हो बात एक ही है, तो आप परसेंटेज की जगह सिंपली रेशियो भी लिख सकते हो। देयर इज एन नाइट्रोजन CH एंड N एंड उसका परसेंटेज गिवन है 9:1:3.5। चलो अब मैंने आपको एक हिंट तो दे ही दिया है कि परसेंटेज हो या फिर रेशियो हो, यू कैन यूज द सेम थिंग। ये क्या कर दोगे आप? 9/12, 1/1 और 3.5 बाय इसका क्या हो जाएगा आपका 14। तो 9/12 क्या होता है आपका 3/4 और ये क्या होता है 1 और ये क्या हो जाएगा 7/2/14 मतलब 1/4। लीस्ट क्या है इसमें 1/4 है, 1/4 से सबको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका C3H4। ये क्या आया आपका? ये आया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। हमने क्या पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसका मास निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 × 12 × 3 36 + 4 + 14, ये कितना हो जाएगा 18, 18 + 36 कितना हो जाएगा 54, 54 और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है 108, मतलब इसका ट्वाइस है, मतलब n क्या आ गया आपका 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दिख रहा है ना 54 होगा। कैसे 64 C3H4 और N 36 + 4 सही तो है 54 ही होगा, 18 + 36 54 होगा, और ये देख रहे हो कि अगर इसको ट्वाइस करोगे तभी आएगा आपका, मतलब n आपका 3 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H8N2, तो दिस इज योर मॉलिक्यूल। यस राइट, आ गया समझ में? तो आज हमने देखा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन दे दूं क्या? कल करके आना, रुको एक क्वेश्चन देती हूँ, कल मैं उसको पूछूंगी। आज बच्चे कम बोल रहे हैं, लड़कियां नहीं बोल रही, हो रहा है तुम लोगों से क्वेश्चन? एक क्वेश्चन लिख लो जिसको हम सॉल्व करेंगे, कल मैं इसको डिस्कस करूंगी। डीपीपी तो दे ही दूंगी। 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, वी हैव 2 ऑक्साइड्स, 2 oxides of metals contains 50% and 40% of metal रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 ऑक्साइड है हमारे पास मेटल के जिसमें 20% और 30% मेटल है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO,
if the formula for first oxide is MO, then determine the formula for second oxide. Then determine the formula for second oxide. So this is your question. हमारे पास मेटल के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। एक में मेटल कितना है 50% है और एक में मेटल है 40%। तो 50% वाले का फॉर्मूला आपको पता है, हमें पता करना है जिसमें 40% मेटल है उसका क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है।